हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का जो न्यू सामाजिक विज्ञान है उसका जो पांचवा चैप्टर है, पांचवा अध्याय है भारत अर्थात इंडिया। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोगों का जो प्यारा देश है इंडिया, उसका नाम भारत और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो इस सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, इसका नामकरण कैसे हुआ, यहाँ पे नाम क्या रखा गया अपने देश में, और जो बाहरी लोग आए वो लोग हम लोगों का जो देश है भारत इंडिया उसका क्या क्या नाम दिए, उस सभी चीज को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो पहला हम लोग का भारत के नाम और उनकी उत्पत्ति। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, किसने नाम दिया, इन सारे चीजों को ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे आज का भारत। तो आज का भारत का अगर हम बात करेंगे, अभी जो हम लोगों का देश है इंडिया भारत, उसका अगर हम बात करेंगे तो उसका जो है सीमा जो है भैया फिक्स्ड है, एक निश्चित सीमा है ना। क्या है? एक निश्चित सीमा है। और हम लोगों का जो देश है बहुत बड़ा है और उसका एक निश्चित सीमा है। स्वतंत्र राज्य है, हम लोग का जो देश है स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं है, अपना राजपाट है, अपना संविधान है और सभी नियम कानून अपने देश के लिए लागू है। और हम लोगों के देश में बहुत सारा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। निश्चित जनसंख्या है, जनसंख्या भी क्या है? एक निश्चित है। आज के समय में जो हम लोगों का जो देश है, तो आज के समय में हम लोगों के देश का जो जनसंख्या है वो कितना हो गया? 1 अरब 40 करोड़ हो गया है। और लगभग हम लोग लगभग चाइना को पछाड़ चुके हैं आबादी के मामला में। तो हम लोगों का जो देश है उसका जो सीमा है एक निश्चित सीमा है, एक निश्चित बाउंड्री है, स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं है, अपना संविधान है। और दूसरा, इसमें बहुत सारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है। और हम लोगों का जो देश है उसका जो जनसंख्या है क्या है? निश्चित है। तो अभी का अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम हजारों वर्ष पहले बात करेंगे तो क्या अभी का जो भारत है वैसा ही था? क्या उसका एक निश्चित जनसंख्या था? क्या उसका एक निश्चित सीमा था? तो ऐसा नहीं था। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले का जो भारत था वो कैसा था। तो प्राचीन काल में इसे हम लोग क्या बोलते थे? भारतीय उपमहाद्वीप। महाद्वीप तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोगों का जो देश था वो काफी बड़ा था, इसलिए उसको बोला जाता था उपमहाद्वीप। तो हम लोगों का देश को पहले क्या बोला जाता था? भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता था, क्योंकि यह जो देश था पहले वाला हम लोग का जो देश था वो बहुत बड़ा था। उसमें अभी का जो इंडिया था वो तो था ही, उसके अलावा उसमें पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था, ये सारा देश इंडिया का ही भाग था। इसीलिए पहले के समय में भारत को क्या कहा जाता था? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। समय के साथ बदलाव हुआ और समय के साथ इसकी सीमाएं और नाम भी बदलते रहे। तो समय के साथ सीमा भी बदला और उसका नाम भी बदला। तो अब हम लोग जानेंगे इसका सीमा कैसे बदला और इसका नाम कैसे बदला। तो सबसे पहले भारत का जो नाम पड़ा, अलग अलग जो नाम हम लोग जानेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग को देश में उसका नाम क्या पड़ा, फिर हम लोग बात करेंगे बाहरी लोग जो आए ना, उनके द्वारा हम लोगों का जो देश है उसका नाम क्या पड़ा। तो पहले हम लोग बात करेंगे हम लोग के देश में इसका नाम क्या क्या पड़ा। तो भारत के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के बारे में भैया कहां से जानकारी मिलेगा? एक जानकारी मिलता है प्राचीन ग्रंथों से, जैसे महाभारत हो गया, पुराण हो गया, इस सब से जानकारी मिलता है। दूसरा जो है यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के वर्णन से। कोई यात्री इंडिया घूमने आया ना, उससे पता चलता है। या कुछ ऐसे यात्री हैं जो धार्मिक यात्रा करते हैं, उनके द्वारा पता चला। शिलालेखों से पता चला, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पे बहुत सारा बात लिखा गया है। तो आज भी बहुत सारा आप देखिएगा मंदिरों में, ठीक है, वहां पे पत्थरों पर बहुत सारा शब्द लिखा गया है, जिससे पता चलता है कि क्या लिखा गया है। तो पत्थरों पर जो लिखावट है उसके माध्यम से भी यह जानकारी प्राप्त होता है कि भारत का नाम कैसे पड़ा। तो इन स्रोतों से हम लोग जान पाए कि भारत का नाम कैसे पड़ा। कौन कौन स्रोत से? प्राचीन ग्रंथों से, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के वर्णन से, और तीसरा शिलालेखों से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
भारत नाम की उत्पत्ति। तो पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी रखना है। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन है? ऋग्वेद है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम, उत्तर पश्चिम, उत्तर हो गया आपका दिल्ली साइड और पश्चिम हो गया आपका गुजरात साइड। तो दिल्ली और गुजरात के तरफ ये वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम क्षेत्र बोलेंगे। उसका नाम रखा गया था सप्त सैंधो। क्या रखा गया? सप्त सैंधो। तो उपमहाद्वीप जो था भारत, उसका जो उत्तर और पश्चिम वाला जो क्षेत्र था उसका नाम दिया गया था ऋग्वेद में। क्या दिया गया था? सप्त सैंधो। तो याद रखिएगा सप्त सैंधो जो है किस किताब में इसका नाम दिया गया था? ऋग्वेद में। तो उस समय भारत को क्या माना जाता था? सप्त सैंधु माना जाता था। सप्त का मतलब होता है सात और सैंधु बोला जाता है सिंधु नदी को। ठीक है, तो सप्त मतलब याद रखिएगा सात और सिंधु नदी को क्या बोला गया? सैंधो। तो सप्त सैंधो, सात सिंधु नदी। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी को अगर ध्यान से देखिएगा तो सिंधु नदी जो है उसे सात नदी निकलता है। कितना नदी निकलता है? सात नदी निकलता है। ठीक है, झेलम नदी हो गया, चिनाब हो गया, रावी नदी हो गया, ब्यास नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, सरस्वती नदी हो गया। ये सात नदियों का झुंड है, इसीलिए इसको बोला जाता है सप्त सैंधो। तो उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम वाला जो क्षेत्र है जहां पे सिंधु नदी है, जो सात नदियों का एक जगह है जहां पे सात नदी बहता है, उस क्षेत्र को क्या बोला गया? सप्त सैंधो बोला गया, क्योंकि वहां पे सात नदी बहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैंधो का मतलब हो गया सिंधु नदी और सप्त का मतलब हो गया सात। तो यहां पे जो भी भूमि था, भूमि किससे बनता है? जमीन किससे बनता है? नदी से बनता है। तो यह जो भूमि है सात नदियों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम लोग सप्त सैंधो बोलते हैं। उस जगह को क्या बोलेंगे? सप्त सैंधो। किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। तो ऋग्वेद का कहना था जो उपमहाद्वीप के पश्चिम और उत्तर साइड में जो भूमि है उसको नाम दिया गया सप्त सैंधो, क्योंकि यह सात नदियों से मिलकर बना है। सिंधु नदी में कितना नदी है? सात नदी है, और ये सात नदियों के कारण वह भूमि बना है, इसलिए इसको सप्त सैंधो बोला जाता है। अगला हम लोग बात करेंगे महाभारत के बारे में। तो महाभारत में जो उपमहाद्वीप है हम लोगों का, जो भारत का उपमहाद्वीप है, उसको बोला गया भारतवर्ष और जम्बू द्वीप। याद रखिएगा। तो महाभारत में उपमहाद्वीप को क्या बोला गया? भारतवर्ष या जम्बू द्वीप बोला गया। भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? भारतवर्ष का मतलब होता है भरत नामक वैदिक जनजाति से जुड़ा। मतलब वहां पे एक जनजाति रहते थे जिनका नाम था, उस जनजाति का नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र का नाम दिया गया भारतवर्ष। उसी तरह जम्बू द्वीप का बात करेंगे तो याद रखिएगा जम्बू मतलब जामुन। तो वहां पे जामुन के वृक्ष अधिक थे और वहां के लोग, मतलब जामुन का जब वृक्ष होगा तो जामुन लोग खाएगा, तो वहां पे जामुन के वृक्ष क्या थे? अधिक थे, और उनका फल भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसीलिए उस क्षेत्र में जामुन वृक्ष के जो फल थे वो अधिक थे, इसीलिए बोला जाता था ऐसा द्वीप है जहां पर जामुन वृक्ष के फल जो है अधिक है, इसीलिए उसको जम्बू द्वीप भी कहा गया। तो भारतवर्ष मतलब ध्यान रखिएगा वहां पे कौन जनजाति पाया जाता था? भरत नाम की जनजाति पाया जाता था। जम्बू द्वीप का मतलब क्या है? वहां पे जामुन वृक्ष के फल अधिक पाए जाते थे, इसीलिए उस द्वीप को क्या बोला गया? जम्बू द्वीप बोला गया। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का जो शिलालेख था, शिलालेख क्या होता है तो बता चुके आपको, पत्थर पर जो लिखा रहता है उसको शिलालेख बोलते हैं। शिला मतलब पत्थर होता है, ठीक है, और लेख मतलब उस पर जो लिखा गया है। तो सम्राट अशोक का बहुत सारा शिलालेख है। तो शिलालेखों में जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग पूरे भारत के लिए किया गया। तो सम्राट अशोक का जो भी शिलालेख था उस पे जम्बू द्वीप का मतलब था पूरा भारत। इससे पहले वाला जो था उसमें पूरा भारत को नहीं बताया गया था। जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था सिंधु नदी वाला, उसी को भारत बोला गया था। लेकिन सम्राट अशोक के शिलालेखों में आप पाइएगा जो पूरे भारत को बोला गया, क्या बोला गया? जम्बू द्वीप बोला गया।
उस समय भारत में आज का पाकिस्तान, आपको बोल दिए उस समय क्या था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था और अफगानिस्तान भी था। तो मतलब बात समझे, मतलब पूरे भारत से ही यह सब देश बना है। हम लोग एक तरह से पिता हो गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान से क्या बना, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के हम लोग क्या हो गए, दादा हो गए। तो ये सब देश जो है भारत से ही, इंडिया से ही बना है। अगला है विष्णु पुराण की परिभाषा। तो विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, ये बहुत अच्छा बात बोला, जो हिमालय है उसके दक्षिण में, ठीक है, और जो समुद्र है, यहां पे समुद्र है उसके उत्तर में। तो समुद्र के उत्तर में और हिमालय जो है उसके दक्षिण में जो देश है, जो क्षेत्र है, उसको भारत कहा गया। और ये डिफिनेशन आज भी सही है। हम लोगों का जो देश है वो जो समुद्र है उसके उत्तर में है और जो हिमालय पहाड़ है उसके दक्षिण में है। तो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको भारत कहा गया। किसमें, विष्णु पुराण में, याद रखिएगा, किसमें, विष्णु पुराण में क्या कहा गया, भारत कहा गया, जो आज भी हम लोग अपने देश को भारत के नाम से जानते हैं। यह परिभाषा आज भी सही मानी जाती है, क्योंकि आज भी हम लोगों का जो देश है हिमालय के दक्षिण में है और जो समुद्र है उसके उत्तर में है, और आज भी हम लोग अपने देश को भारत बोलते हैं। तो भारत जो शब्द है वो कहां से आया, याद रखिएगा, विष्णु पुराण से आया। और ये शब्द वास्तविक में कहां से आया, तो भरत नाम का जो जनजाति था सिंधु नदी के आसपास, उसी शब्द से आया भारत। तो ये हो गया अपने देश का बात। महाभारत में हम उसका नाम देख लिए, विष्णु पुराण में नाम देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे बाहरी जो आक्रमण आए वो लोग क्या क्या नाम दिए, या कोई घूमने आया तो वो कुछ नाम दे दिया, तो वो सब हम लोग अब बात करेंगे। अब विदेशी नामकरण, विदेशी लोग आए और क्या क्या नाम रखे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फारसी लोग, मतलब ईरानी लोग को क्या बोलते हैं, फारसी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ईरानी लोग आए 6वीं सदी ईसा पूर्व। फारसी सम्राट ने सिंधु क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। तो फारसी लोग, ईरानी लोग आए, जो सिंधु नदी का क्षेत्र था उस पर क्या किया, कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया। सिंधु फारसी में हिंदू, हिंद, हिंदुस्तान बन गया। तो देखिए बहुत लोग का टोन अलग होता है। जैसे हम लोग एक्स बोलते हैं तो बहुत जगह पर भारत में ही घूमिएगा, बहुत जगह पर उसको यक्ष बोला जाता है, क्योंकि उसका टोने है। बंगाल में जाएगा तो कुछ और बोला जाएगा, मतलब बोलेगा वही लेकिन टोन अलग हो जाता है। भोजपुरी में कुछ और बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं, हरियाणा में चले जाएगा तो थोड़ा टोन बदल जाएगा। तो उसी तरह उन लोग का टोन अलग था। हम लोग बोलते थे सिंधु, वो सब बोलने लगा हिंदू, हिंद बोलने लगा कुछ लोग, और कुछ लोग उसी को बढ़ा के हिंदुस्तान बोलने लगा। तो वर्ड था सिंधु, और फारसी लोग, ईरानी लोग क्या बोले, हिंदू बोलने लगे, उसी को हिंद बोलने लगे, और उसी को कुछ लोग हिंदुस्तान बोलने लगे। तो याद रखिएगा हिंदू, हिंद या हिंदुस्तान जो शब्द है किसने बनाया, ईरानी लोग ने बनाया। था सिंधु, वो अपने हिसाब से सिंधु ही बोल रहे थे, बट वो अपने टोन में बोल रहे थे, तो लोग स नहीं बोल पा रहे थे, उसको ह बोल पा रहे थे, हिंदू बोल दिए, हिंद बोल दिए और हिंदुस्तान बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, उस समय जो हिंदू केवल भौगोलिक शब्द था, मतलब उस समय कोई धर्म का बात नहीं था, बात समझ रहे हैं, उस समय कोई धर्म का बात नहीं था। उस समय केवल उस जगह को, जो सिंधु वाला क्षेत्र था, उसको फारसी लोग सौ नौ कह के क्या बोलते थे, ह बोलते थे, तो हिंदू बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो आपका क्या था, भौगोलिक शब्द था। उसके बाद आ गए यूनानी लोग। यूनानी लोग जो थे ईरानी वाला से, फारसी वाला से एक कदम आगे, उस स नहीं कह पाता था और ये सब ह नहीं कह पाता था। उस सिंधु को हिंदू बना दिया, हिंद बना दिया, हिंदुस्तान बना दिया, और ये लोग एक कदम और आगे, ये लोग अब हिंदू भी नहीं कह पाया, ये लोग ह को ई बना दिया। ह को क्या बना दिया, ई। और यूनानी लोग बोले, वो बोला था हिंदू, हिंद या हिंदुस्तान, अब ये लोग ह भी खा गया, अब ये लोग ई बोला, इंडोई, इंडी के। तो यूनानी लोग एक कदम और आगे, फारसी लोग सौ नहीं बोल पाया और ये लोग ह नहीं बोल पाया, ये लोग ई बोला। तो इंडोई और इंडी के, यह नाम हम लोगों का देश का किसने दिया, यूनानी ने दिया। उसके बाद आए चाइनीज लोग, चीनी भाई लोग, भाई नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक है सब, ठीक है। सिंधु से
इन्होंने नाम दे दिया। अब देखिए, फारसी लोग स नहीं बोल पाया, यूनानी लोग ह नहीं बोल पाया, ह को हटा दिया, ई लगा दिया। ये लोग एक कदम और आगे ई को हटा के य लगा दिया। तो ये लोग बोला था यूनानी लोग इंडोई इंडी के, चीनी लोग आया और ई को भी हटा दिया, य लगा दिया, तो इन्होंने नाम बना दिया इंडू। क्या बना दिया? इंडू। इसमें इंडोई इंडी के ई हटा के इन्होंने नाम बना दिया इंडू। ये लोग एक कदम और आगे निकल गए और कुछ लोग उसको बोला तियानझू। क्या बोला? तियानझू। तो यह सभी नाम हम लोगों का देश का है ना। चीनी लोग कुछ नाम दिए, यूनानी लोग कुछ नाम दिए, फारसी लोग कुछ नाम दिए। अब इसका मतलब क्या है? ये जो तियानझू है उसका मतलब क्या है, ध्यान रखिए। तियानझू का मतलब है स्वर्ग के समान स्वामी। मतलब हम लोगों का जो देश था इतना खूबसूरत था, हर चीज का साधन था, नदी था, पहाड़ था, चट्टान था, समतल था, हर तरफ फसल था। तो इस देश को उन्होंने बोला स्वर्ग। मतलब यह जो देश है, भारत जो देश है, स्वर्ग जैसा है। तो इनके हिसाब से जो इंडू देश है, तियानझू जो देश है, वो कैसा है? स्वर्ग जैसा है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज का क्या है? सुविधा है, आज भी है ना, हर चीज है, हर तरह का मौसम है, हर तरह का लोग है। उसके बाद आते हैं हिंदुस्तान शब्द, इसका नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, लगभग 1800 वर्ष पूर्व एक फारसी शिलालेख में, जो ईरानी लोग थे, उसके शिलालेख में उसके पत्थर पर हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ था। कौन शब्द लिखा हुआ था? हिंदुस्तान शब्द। आपको बता दिए, ये जो आपका वर्ड है, देखिए हिंदुस्तान कौन लोग लिखा था? फारसी लोग। तो फारसी लोग के पत्थर पर लिखा था। तो हिंदुस्तान शब्द जो है, याद रखिएगा, किसने दिया? फारसी लोगों ने दिया। वो लोग हिंदू भी बोलता था, हिंद भी बोलता था, और कुछ लोग हिंदुस्तान भी बोलता था। ठीक है। बाद में आक्रमणकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इसे अपनाया। अब जो लोग भी आक्रमण किए हम लोगों के देश पर, राजपाट अपना फैलाया, तो उन्होंने नाम दे दिया हिंदुस्तान। क्या नाम दे दिया? हिंदुस्तान। उसके बाद सभी लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान के नाम से इस देश को जानने लगे। उसके बाद एक और आपको बात ध्यान में रखना है, एक चाइनीज यात्री आए जिनका नाम था जुआन जैंग, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं हेन सोंग। क्या बोलते हैं? हेन सोंग। तो उनका चाइनीज नाम था जुआन जैंग, लेकिन हम लोग उसको क्या बोले? हम लोग उसको बोले हेन सोंग। तो हेन सोंग एक चीनी यात्री थे जो भारत आए थे और भारत से बहुत आकर्षित हुए थे। तो 7वीं शताब्दी में वो चीन से भारत आए थे, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और कई स्थानों का भ्रमण किया। खूब पूरे भारत में खूब घूमे और बौद्ध ग्रंथों का खूब अच्छा से अध्ययन किए। 17 वर्ष बाद, मतलब इतना मन लग गया इनको, इतना लगाव हो गया भारत से, क्योंकि हर चीज का सुविधा है, विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह का मौसम है ना, कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टान है, कहीं समतल है। तो इनको खूब मन लग गया और 17 वर्ष यहाँ पे रहे। उसके बाद अपना देश वापस लौट गए चीन। फिर वहां पे जाके संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो जो भी ग्रंथ ले गए थे, बौद्ध ग्रंथ जो ले गए थे, उसमें तो संस्कृत में लिखा हुआ था, उसको क्या किए? संस्कृत से उसको चाइनीज भाषा में बदल दिए, ताकि वहां का लोग समझ सके, क्योंकि संस्कृत तो चाइना वाला नहीं समझ पाएगा, यहाँ का लोग समझ पाएगा। तो उस संस्कृत को क्या किए? वो अपने चीनी भाषा में क्या किए? बदल दिए, ताकि चीनी वाला जो लोग है वो समझ सके। तो भारत को उन्होंने कहा तियानझू। भारत को क्या कहा उन्होंने? तियानझू। मतलब ऐसा देश जो स्वर्ग जैसा है। ठीक है, स्वर्ग समान देश, ऐसा देश जो कैसा है? स्वर्ग जैसा है। तभी तो ये 17 बरस रह पाए ना। अगर अच्छा देश नहीं रहता तो 17 बरस रहते नहीं रहते। ठीक है, इतना अच्छा देश था, तभी तो सब अपने अपने लालच के हिसाब से आया था। अंग्रेज 200 बरस रहा, मुगल सब 700 बरस रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज का सुविधा था ना, और इन लोग को लूटना था। अब यह भारत के प्रति सम्मान और बौद्ध संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। 17 बरस रहे, फिर यहां से ग्रंथ को ले गए अपने देश में, उसको चीनी भाषा में बदले, बाकी लोग को समझाए, पढ़ाए। तो इसे पता चलता है कि यह जो है, इससे पता चलता है कि यह भारत के प्रति सम्मान
और बौद्ध संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है, तभी तो इतना बरस रह पाए वो। अब संविधान में बात कर लेते हैं, अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अभी हम लोग ना दो नाम से संविधान के हिसाब से जानते हैं, एक है आपका भारत और दूसरा इंडिया ना, इंग्लिश में उसको इंडिया बोलेंगे और अपने भाषा जो मूल भाषा है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, भारत बोलेंगे। तो संविधान में भारत का उल्लेख है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। इसका हिंदी मतलब हो गया, हिंदी अनुवाद में हम लोग क्या बोलेंगे, भारत अर्थात इंडिया, मतलब इंडिया के नाम से भी जान सकते हैं और इसको हम लोग भारत के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड हो गया इसका इंडिया और हम लोग का अपना जो मूल भाषा है, अपना जो भाषा है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, भारत बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज समझ गए। अब यहाँ पे आपको समराइज कर देते हैं और एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद में क्या बोला गया, सप्त सैंधो। ऋग्वेद में क्या बोला गया, सप्त सैंधो, मतलब 7 नदियों से बना भूमि। सप्त सैंधो मतलब 7 नदियों से बना भूमि। वो 7 जो नदी है वो कहां से निकला है, आपका सिंधु से निकला है। महाभारत में क्या लिखा गया है, भारतवर्ष और जम्बू द्वीप। तो भारतवर्ष और जम्बू द्वीप, भारत का नाम किसमें दिया गया, महाभारत में। अशोक और महाभारत में भी जम्बू द्वीप का जिक्र है। फारसी लोग या ईरानी लोग जो नाम था उसको क्या दिए, देश का नाम क्या दिए, हिंद दिए। सिंधु को ये लोग क्या बोले, तो सिंधु को ये लोग क्या बोले, फारसी लोग हिंदू बोले, हिंद बोले, हिंदुस्तान बोले। उसके बाद यूनानी लोग क्या किए, ह को हटा के ई लगा दिए, इंडोई बोले, इंडिके बोले। उसके बाद लैटिन में भारत, क्लियर है। उसके बाद चीनी लोग आए और ई को हटा के य लगा दिए, इंडू बोले और तियांझू बोले। अरबी और फारसी लोग जो है हिंदुस्तान बोले। तो हिंदुस्तान कहां से नाम आया, फारसी से आया, याद रखिएगा। अंग्रेज लोग इसको क्या नाम दे दिया, इंडिया। और फ्रेंच लोग, फ्रेंच का यहाँ पे जिक्र नहीं है, इन लोगों ने इंडे बोला, इंडे, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझ गए कि भारत का जो नाम है विभिन्न विभिन्न, हम लोग के देश में क्या नाम रखा गया और जो बाहरी लोग आए वो लोग हमारे देश का नाम क्या क्या दिए। तो आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि सर एसएसटी भी करा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आज हम कोशिश किए कि आपको एसएसटी भी करा दे, सामाजिक विज्ञान भी आपको पढ़ा दे। तो कैसा लगा सामाजिक विज्ञान, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए सामाजिक विज्ञान आपको नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अब से आपका सामाजिक विज्ञान भी हम पूरा करा देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है और आपका जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ेंगे तो हमको भी मजा आएगा, मन लगेगा पढ़ाने में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।